आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो जो है वो स्पेशली साइंस पेडागोगी के लिए बनाई जा रही है, जिससे आपकी पूरी साइंस पेडागोगी कवर हो जाए। और स्पेशली अभी जो रिसेंटली हमारा सीटेट एग्ज़ाम आना है, उसमें पेपर 2 के जो बच्चे हैं जो स्पेशली साइंस और मैथ फील्ड से हैं, उनके में साइंस पेडागोगी वाला पोर्शन आता ही आता है। 10 to 15 मार्क्स के बीच में ये पोर्शन आना ही कंपलसरी है। और अदर जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम में भी पेडागोगी वाला पोर्शन पूछा ही जाता है, तो उसके लिए भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप डेली कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम अपने पैडा कुछ नाम से इस टेलीग्राम ग्रुप पर डेली रात को 9 बजे कुछ कंडक्ट कराते हैं, जो आपका पेडागोगी एंड CDP वाले पार्ट से रिलेटेड है। तो उसमें आपका DSSB, KVS हो गया, सुपर टेट हो गया, रीट, CTET, इन सारे एग्ज़ामों का जो पेडागोगी और CDP या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो हमारे द्वारा कवर किया जाता है, जिससे आपको अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और बेहतर हो। तो उसके लिए आप पेडागोजी इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और इसकी लिंक हमने नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप जो भी हम प्रैक्टिस कराते हैं या जो भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं उन सबको आप PDF फॉर्मेट में चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेडल अप ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक भी हमने नीचे दे रखी है। तो उसके माध्यम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बात करते हैं हम कि साइंस पेडागोगी। अब साइंस पेडागोगी में जो आपका पेडागोगी वर्ड है, इसे हम शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं ना। अगर बात करें इस वर्ड की, स्पेशली इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो पेडागोगी वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो पैडा, दूसरा आपका गॉग। तो पैडा का मतलब है चाइल्ड, गॉग का मतलब है मेंटर या गुरु। तो टीचर अपने बच्चे को, मतलब टीचर क्या करेगा, अलग अलग विधियों का, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा कि उसका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सीखे, और पूरा शिक्षण शास्त्र इसी से रिलेटेड है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो पेडागोगी इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग योर टीचिंग कंटेंट। मतलब किस तरीके से अपनी विषय वस्तु को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे एडिट करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, किस तरीके से कि बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाए, है ना। अगर बात करी जाए कि पेडागोगी के फादर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो पेडागोगी के फादर हैं या जनक हैं, उन्हें हम पेस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर कि अगर बात करें कि हम साइंस पेडागोगी में आकर कौन कौन सी चीज़ हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किन किन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर वो पढ़ाया क्यों जाता है, उसका उद्देश्य या एम क्या होता है। तो यहाँ हम साइंस को पढ़ाने के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर साइंस की प्रकृति कैसी है, क्या ये गतिशील है या ये स्थिर है। उसके बाद आप जानेंगे कि साइंस की वैधता या वैलिडिटी के बारे में, विज्ञान सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद जो साइंस और टेक्नोलॉजी का आपस में रिलेशन है, उसके बारे में भी हम जानेंगे, बात करेंगे। फिर साइंस सब्जेक्ट का हम आकलन कैसे करते हैं, या समावेशी शिक्षा में इसके बारे में क्या कहा गया है, ये जानेंगे। प्लस आपने प्रक्रिया कौशल या प्रोसेसिंग स्किल के बारे में, जो हम बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहते हैं ऐसा साइंस सब्जेक्ट, उनके बारे में सीखेंगे। कौन कौन सी स्किल हम बच्चे में चाहते हैं कि साइंस पढ़ के डेवलप हो, है ना। अब इसमें पढ़ाने में कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और बाकी जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, है ना। तो बढ़ते हैं हमारे इस मेन पहले पॉइंट से कि साइंस का आखिर में उद्देश्य क्या है। तो अगर आप NCF 2005 को देखेंगे और उसमें जो साइंस पेडागोगी वाला पोर्शन है, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो महात्मा गांधी के एक कोट से होती है। अब वो कोट क्या है कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्ची जो एजुकेशन है या सच्ची शिक्षा आपको आध्यात्मिक एवं संज्ञानात्मक रूप से आपकी अंदर की क्षमता को उजागर करती है। ठीक है, तो यहाँ एक तो मेन आध्यात्मिक स्तर है, और उसके साथ साथ आपका कॉग्निटिव फील्ड भी लिया गया है। मतलब आपको संज्ञानात्मक रूप से आपकी अंदर की क्षमताओं को क्या करती है, उजागर करती है। तो कहीं ना कहीं आप साइंस को रिलेट कर सकते हैं एज अ डिस्कवरी के फॉर्म में, कि बच्चा साइंटिस्ट क्या होता है, एक डिस्कवरर के तौर पे बिहेव करता है कि हर चीज़ को जांचेगा, पड़तालेगा। तो वो कहीं ना कहीं उसके इननेट जो क्षमताएं या कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसको बाहर निकालने का वो चीज़ काम करती है। तो इसी से रिलेटेड महात्मा गांधी का कोट होगा। भले ही सीटेट के एग्जाम में कोट वगैरह आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आपको ये जानना जरूरी था। अगर बात करें कि अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो किस तरीके से हो सकता है कि सच्ची विज्ञान की पुस्तकें कौन सी बनेंगी, मतलब हम ट्रू साइंस की जो बुक्स होंगी वो किस तरह बनाई जाएंगी। तो विज्ञान आखिर क्या है, तो विज्ञान ज्ञान है आपका, विज्ञान ताकत है जो आपकी अंधकार से मुक्त करेगा,
अब अंधकार से मुक्त कई इल्यूज़न होते हैं, जैसे पुराने ज़माने से बहुत सारे इल्यूज़न चलते आ रहे हैं कि पहले इल्यूज़न ये था कि पृथ्वी के चारों ओर सन घूमता है, बट जैसे ही ये डिस्कवर हुआ नहीं, सन पृथ्वी के चारों ओर ना घूमकर पृथ्वी सन के चारों ओर भ्रमण करती है, परिक्रमण करती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके उस बिलीफ का अंधकार से आपको मुक्ति मिल गई है ना। तो ये ज्ञान क्या है, आपका एक विज्ञान ज्ञान के रूप, ताकत के रूप में काम करता है, जो कई बिलीफ्स को तोड़कर आपके अंदर एक चीज़ों का सही रूप सामने लेके आती है। तो ये है असली में विज्ञान के बारे में। आगे देखते हैं कि साइंस की आखिर प्रकृति कैसी है। हमने भी बात करा कि यहाँ गतिशील है, अस्थिर है। तो आपको यहाँ देखना ये होगा, कई बार पूछा जाता है कि आखिर बताइए कि द नेचर ऑफ साइंस क्या है। तो ये क्या स्टैटिक है, डायनेमिक है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको बताना है ये डायनेमिक है, मतलब गतिशील प्रकृति है। और आखिर गतिशील है क्यों, एनसीएफ में इसके बारे में क्या कहा है। तो एनसीएफ में कहा गया है कि ज्ञान दिया जाता है, इस बात को बदला, क्योंकि व्यवहारवादी इस बात को मानते थे कि हम हमेशा ज्ञान को देने वाले हैं। एज अ टीचर हम हमेशा ज्ञान को दे ही सकते हैं। बट एनसीएफ ने इस कल्पना को पूरी तरीके से अमान्य घोषित कर दिया। उसने कहा ज्ञान दिया नहीं जाता, बल्कि ज्ञान की रचना की जाती है ना। तो ये संरचनावाद से रिलेटेड है, आपका निर्मितवाद से रिलेटेड। तो जो व्यवहारवाद की सोच थी उसे बदलकर निर्मितवाद में बदलना ही एनसीएफ 2005 का मेन मोटिव आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या बात है कि अर्थात ज्ञान के नाम पर हम बच्चों को सूचना से भर देते हैं, मतलब ज्ञान दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चे के अंदर भर सको उतनी भर दो। बट यहाँ क्या बात करी जा रही है एनसीएफ में कि आप ज्ञान को भरने की बजाय बच्चे से खुद ज्ञान का निर्माण कराएं, है ना। कि बच्चा खुद ब खुद ज्ञान का निर्माण करेगा, उसमें जो मदद करेगा उसकी, वो है उसकी वैज्ञानिक विधि, वो आपकी साइंस से रिलेटेड है। ठीक है। तो वैज्ञानिक विधि से होता क्या है, अगर कोई पूछे कि कौन सी थिंकिंग, किस प्रकार की थिंकिंग आपकी साइंटिफिक मेथड से डेवलप होती है बच्चे के अंदर, तो वो है आपका हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मतलब एक तरीके से आप अनुमान लगाने की क्षमता आपके अंदर विकसित होती है कि आपके सामने एक अगर समस्या रखी जाए तो आप अलग अलग दिशाओं में उसके बारे में सोचेंगे, अलग अलग अनुमान लगाएंगे, उन अनुमानों को आप अप्लाई करेंगे। हो सकता है कुछ अनुमान गलत साबित हों, बट उन्हीं में से आपको आगे का रास्ता भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगर ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें तो देखेंगे विज्ञान की प्रकृति गतिशील है, अभी ये हमने आप समझा है। तो इसके क्या मायने हैं, आखिर गतिशील होने का क्या तात्पर्य है। तो आप इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई भी अपने तरीके से आप टिक लगाएं, इतना आपको समझ में आता है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि विज्ञान क्या तार्किक नहीं है या यह परिवर्तनशील है। ये पहले ऑप्शन का कहना है। विज्ञान में अटकल है, मतलब स्पेकुलेशन की गुंजाइश होती है। विज्ञान में नियम व सिद्धांत अटल है, मतलब फिक्स्ड है, या इनमें से सभी। तो जो गतिशील का यहाँ मायने हैं वो मेरे अनुसार यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्यों है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से जो ऑप्शन हमने टिक नहीं करे हैं उनको काटते हैं। तो क्या ये बताओ विज्ञान तार्किक नहीं है। बिल्कुल, विज्ञान साइंस जो है वो लॉजिकल होती है, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन कट जाता है। अब बात करें थर्ड की कि विज्ञान में नियम वो सिद्धांत फिक्स्ड या अटल है। तो अटल नियम नहीं है, क्योंकि नियम समय के साथ साथ जैसे चीज़ें सामने आती जाती हैं, हम डेवलपमेंट करते जाते हैं, चीज़ें बदलती जाती हैं। कई नियम ऐसे थे जो पहले ज़माने में एकदम फिक्स थे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि सन जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, बट बाद में ये नियम बिल्कुल सरेआम खारिज कर दिया गया कि नहीं, पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है। तो ये अटल नहीं है, कहीं ये फ्लेक्सिबल है कि आप अगर सही नियम और सही फैक्ट सामने रखेंगे तो आपकी बात मानी जाएगी। तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो इस हिसाब से सभी भी कट गए। अब स्पेकुलेशन का यहाँ क्या मायने है, अभी मैंने आपको बताया कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग, उसका क्या माना, आप अनुमान लगा सकते हैं। मतलब जब तक आप स्पेकुलेट नहीं करेंगे, कोई चीज़ का अनुमान नहीं लगाएंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर विज्ञान की प्रकृति हमने गतिशील या डायनामिक मानी है तो उसकी मेन वजह क्या है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर की। अगर बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच के संबंध की, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट अप्लाइड साइंस। अब यहाँ अगर बात करें अप्लाइड साइंस या प्रकार्यात्मक विज्ञान की, तो ये क्या है। अप्लाइड साइंस का मतलब है अगर साइंस के माध्यम से हमने कोई नियम या कोई सिद्धांत दिया तो उसको हम रियल लाइफ में अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से अप्लाइड वे में ला सकते हैं। जैसे आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है ना, मोशन के बारे में पढ़ा है, इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इनको पढ़ने के बाद अगर आपने एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट अपने दैनिक जीवन में लाए हो आप, है ना, एक टेक्नोलॉजी आपने विकसित कर दी, एक डिवाइस बना दी है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी अप्लाइड साइंस को दिखाती है। तो इसका मतलब ये होता है। अब अगर बात करें कि एक क्वेश्चन के माध्यम से ये बताएं वो कौन सा एनसीएफ था जिसमें एनसीईआरटी ने सामान्य विज्ञान, मतलब विज्ञान की पुस्तक का नाम सामान्य विज्ञान से बदलकर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी रखा। तो वैसे ही इतना टफ क्वेश्चन अभी तक देखने को सीटेट में नहीं मिला है, बट फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आप इसमें से कोई टिक लगाएं। और उसका जो सही आंसर है वो है आपका एनसीएफ 2000।
है ना। भले ही NCF 2000 ज़्यादा समय तक नहीं रहा, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे आपका NCF 2005 आ गया था। तो इसका जो सामान्य विज्ञान से नाम बदलकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी रखा था वो NCF 2000 ने रखा था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है ना। अगर अब क्वेश्चन के माध्यम से हम देखें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में संबंध क्या है, क्या विज्ञान स्थिर एवं तकनीकी विज्ञान स्थिर है और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है वो गतिशील है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विज्ञान सूचनाओं का संग्रहण व तकनीक उसका व्यवहारिक रूप है। तीसरा ऑप्शन कहता है विज्ञान जो है गतिशील है, तथ्यों पर आधारित है, तकनीक इस गतिशील विषय वस्तु के आधार पर विज्ञान जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप खुद भी समझ गए होंगे, विज्ञान जो है गतिशील एवं तथ्यों पर आधारित है। भले ही वो डायनेमिक में है लेकिन वो फैक्ट पर भी बेस होता है ना। और तकनीक जो क्या है गतिशील है, विषय वस्तु पर आधारित है। प्लस आपके जीवन को क्या करती है, बेहतर बनाती है। अभी हमने एरोप्लेन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि एरोप्लेन अगर आया है अपने दैनिक जीवन में तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। ऐसी बहुत सारी आपके चारों तरफ डिवाइसेज हैं, जैसे अभी आप जिस फ़ोन से पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी है ना। वो साइंस की उत्पत्ति के तौर पे आप देख सकते हैं जो आपकी जीवन को बेहतर बनाती है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि NCF 2005 में नए विज्ञान की पाठ्यचर्या लाई गई। ठीक है, इसका क्या आधार है, मतलब जो न्यू कॉन्सेप्ट है NCF 2005 में लाया गया विज्ञान को, साइंस को रिलेटेड, उसका आधार क्या है। क्या प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, बच्चों में अन्वेषण बढ़ाना है, बच्चों में साक्षरता को बढ़ाना है, बच्चों को व्याख्यान देना है। तो जो NCF में नए विज्ञान की अवधारणा लाई गई है उसका मेन मोटिव या मेन आधार की बात करें तो बच्चों में अन्वेषण लाना है। अन्वेषण लाना मतलब अभी मैंने बताया हाइपोथेटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है, उनमें खोजबीन अंदर से उनकी जो बच्चे खोजी प्रकृति होते हैं उस चीज़ को बढ़ावा देना एक नए विज्ञान के पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ है कि NCF 2005 का एक सराहनीय कदम था जो कि अन्वेषण में सहायक बना। अब आपको ये बताना है कि NCF 2005 का ऐसा कौन सा कदम था जो कहीं ना कहीं बच्चों में के अंदर जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। क्या वो प्रश्नों को कॉपियों में लिखना है, पहेली बूझों को देना है, किताबों की मोटाई बढ़ाना है, या विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से युक्त करना है। तो आपने अगर NCERT की बुक्स चेक करी हैं तो उसमें आपको एक करेक्टर देखने को मिला होगा, वो है पहेली और बूझो, है ना। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं इस करेक्टर के माध्यम से NCERT ने ऐसे क्वेश्चन पुटअप करे हैं जो एक्चुअली में बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी की वजह से उत्पन्न होते हैं, वो भी डेली लाइफ से मिलते जुलते, और जिनको कहीं ना कहीं पहले टीचर ये कहकर दबा देता था कि नहीं क्या ऊटपटांग के क्वेश्चन पूछते हो, ये तो टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग ऊटपटांग जगहों पे घूमता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी क्यूरियोसिटी को दबा रहा है, और NCERT ने इसी चीज़ को बढ़ावा दिया है, NCF 2005 ने भी इसी चीज़ को बढ़ावा दिया है। तो ये हमारा पहेली बूझो। बढ़ते हैं आगे की ओर कि आपको बताना है कि जो साइंस की पाठ्यचर्या है वो किस पर आधारित है, व्याख्यात्मक है, आदेशात्मक है, निर्देशात्मक है, आगमनात्मक है। तो जो साइंस की पाठ्यचर्या है वो आपकी आगमनात्मक है। क्यों है इसको जानते हैं। आगमनात्मक में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर रूल बताया जाता है। अगर जैसे मैं ऐसे आपको बताऊं कि यहाँ से अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ छोड़ूंगा तो कहाँ गिरेगी, वो नीचे गिरेगी। ये बता के अगर मैं आपको ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बताऊँ तो ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं आपका इंडक्टिव यानी आगमनात्मक मेथड इसको हम बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर कि बताएं जो साइंस है उसका करिकुलम कैसा है, टॉपिकल है, स्पायरल है, बोथ या नन। तो आपने EVS में पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो EVS का करिकुलम है वो स्पायरल है। स्पायरल क्या होता है कि आपने जो एक टॉपिक सेम थीम एक क्लास में पढ़ाई है उसी थीम को आप अगली क्लास में पढ़ाएंगे, बस उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना, बट थीम सेम रहेगी, थीम नहीं बदलती। यहाँ साइंस में क्या होगा, अगर एक चैप्टर जैसे आपने एसिड बेस का इस क्लास में पढ़ा दिया, ठीक है, वो अगली क्लास में वो चैप्टर नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, तो इसको बोलते हैं टॉपिकल। तो अगर पूछा जाए साइंस का कैसा करिकुलम है, वो टॉपिकल करिकुलम है। बढ़ते हैं आगे को, अगर ये पूछा जाए ये जो चीज़ है साइंस में वो किस अप्रोच पर आधारित है, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच, यही सेम EVS का कॉन्सेप्ट है। अब आखिर में बात करें कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होती क्या है, तो आप में जैसे मान के चलो अगर आप वाटर का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वाटर में आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या आप ह्यूमन बॉडी में वाटर कैसे रिएक्ट करता है तो बायोलॉजी का कुछ पोर्शन उठाना पड़े। इसके साथ ही हो सकता है आपको ज्योग्राफी का पोर्शन भी उठाना पड़े कि अगर अलग अलग देशों में किस तरह की पानी पाया जाता है, या किस तरीके का पानी की आगे स्थिति होने वाली है, ग्लेशियर्स के बारे में हो सकता है पढ़ाना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस को लेकर आप स्टिक हो गए कि नहीं केवल मैं तो साइंस का ही पोर्शन टच करूँगा,
नहीं, यहाँ अगर एनसीईआरटी या नई एनईपी बात करती है तो वो कहती है कि आपको जो ज्ञान देना है बच्चों को वो संपूर्णता में देना है, इन द सेंस कि होलिस्टिक वे में देना है, उसमें कमी नहीं रखनी है। हो सकता है उसके लिए आपको अलग अलग विषयों की सीमाओं के परे जाना पड़े, तो जाइए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये कह दिए अपनी इंटीग्रेटेड अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं और आगे की ओर कि अगर बात करें कि वैलिडिटी इन साइंस, अभी हमने बताया था कि साइंस की वैधता के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं कि साइंस की, अगर साइंस में वैधता अगर क्या है, तो ये 6 प्रकार की वैधता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर साइंस में कितनी वैधता है, तो कितनी है, ये 6 हैं। कौन कौन सी ये देखते हैं। एक तो कॉग्निटिव वैलिडिटी है। अब इससे क्या अभिप्राय है, कॉग्निटिव आपको पता है ये मस्तिष्क से कहीं ना कहीं, कॉग्निशन मस्तिष्क की मानसिक क्रियाओं से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो इसमें क्या है कि जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जाती है वह बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए, भाषा भी सरल होनी चाहिए। ऐसे नहीं बहुत अपने इंटेलेक्चुअल वे में बात कर रहे बच्चों से, नहीं, भाषा बहुत एकदम सिंपल होनी चाहिए, उनकी आयु के अनुसार कॉन्सेप्ट होने चाहिए। प्लस जो क्रियाएं आप बच्चों को करा रहे हैं वो भी उनके प्रक्रिया, उम्र की प्रक्रिया कौशल के अनुसार होनी चाहिए। अब आखिर ये प्रोसेस स्किल होती हैं, इन पर भी आगे हम बात करेंगे। उससे पहले हम नेक्स्ट सेकंड टाइप पे जाते हैं कि कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है। कंटेंट आप समझिए विषय वस्तु से लेकर बात हो रही है, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है वो क्या है, प्रासंगिक हो, मतलब बच्चों से कनेक्ट कर पाएँ। ये नहीं आप पढ़ा गुजरा बच्चे ने आज तक वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी है ना, तो इस तरीके से नहीं चल पाएगा। तो विज्ञान क्योंकि गतिशील है तो उसमें ऐसी चीज़ों को जोड़ा जाए जो कहीं ना कहीं बच्चे की दैनिक जीवन से जुड़ी हों, ठीक है, आज के जो संसाधन हैं उनसे चीज़ें जुड़ी हों, जिससे बच्चा खुद को रिलेट कर पाए। अगली अगर टाइप की बात करें वो है प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस वैलिडिटी मतलब बच्चे चीज़ों को किस प्रकार सोचते हैं, चिंतन करते हैं, प्रक्रिया में लाते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि बच्चों की जो एनालिटिकल थिंकर है उसको बढ़ावा देना है ना। ऐसी चीज़ें आप लाएंगे कि बच्चों में कहीं ना विश्लेषणात्मक चिंतन का कौशल विकसित हो, ठीक है। अगर अगली टाइप की बात करें तो वो है हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल वैलिडिटी आपको ये बताना है चीज़ें पहले से अभी कैसे हैं। जैसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए किस फॉर्म में था, अब जाके वो चीज़ क्या हमारे लिए मददगार करी। तो इतिहास को भी बता के आपको आगे बढ़ना है कि बच्चों को आगे प्रक्रिया पता लगे, अच्छा ये चीज़ पहले इस तरीके की थी, अब जाके बहुत सारे प्रयासों के बाद, बहुत सारे सुधारों के बाद ये चीज़ ऐसे ही बनी है ना। ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी में आता है। बात करिए एनवायरनमेंट वैलिडिटी का, तो जो भी जानकारी आप बच्चों को दे रहे हैं वो बेसिक स्तर, ये नहीं एक सीमित दायरे में आपने दे दी, नहीं, आपको उसको बेसिक स्तर पर देना होगा। जहाँ बच्चे में पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें मैंने अभी बताया, तो वाटर अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको ग्लेशियर के बारे में भी पढ़ाना पड़ेगा, और आगे पानी की कौन कौन सी समस्याएं होने वाली हैं उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। ये चीज़ें से इन्वायरमेंट वैलिडिटी से रिलेटेड। बात करें एथिकल वैलिडिटी, तो आपको बच्चे के अंदर ईमानदारी, निष्ठा या सच्चाई ऐसे भाव भी विकसित करने के लिए इन चीज़ों से भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये थे आपके 6 टाइप, ठीक है। अगर पूछा जाए कि साइंस की वैलिडिटी कौन कौन, तो अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है, मान लो को 4 टाइप दे दी, उसमें से एक टाइप हटा दिया, तो पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या 3 अलग अलग दे दिए, एक इससे रिलेटेड दे दिया, तो पूछेगा कौन सा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे की ओर कि पढ़ाया बहुत जाता है, ठीक है, समझ कम आता है। ये किसने कहा था, ये यशपाल साहब ने कहा था, ठीक है। तो यह जो कथन है विज्ञान की किस वैधता पर जोर देता है। अब आपको बताएं क्या संज्ञानात्मक है, ऐतिहासिक है, पर्यावरणीय, कोई नहीं। तो पढ़ाया बहुत जाता है, समझ कम आता है। समझ मतलब ये कहीं ना माइंड से रिलेटेड है। मैंने अभी बताया था माइंड से जिस चीज़ रिलेट होगी वो अपने कॉग्निशन में जाएगी, वो यहाँ कॉग्निटिव वैलिडिटी काम करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर की निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में है, विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है, विज्ञान एक मूल्य और निष्पक्ष है, विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। पहले इस वीडियो को पॉज करके आप, आई होप कि आप पहले आंसर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो विज्ञान एक सामाजिक खोज है, प्रयास है, ठीक है। अब यहाँ अदर ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते वो जानते हैं कि विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में, तो प्रकृति की केवल सराहना करना विज्ञान का काम थोड़ी है कि पढ़ाई कर रहा है कि हाँ बहुत प्रकृति बहुत अच्छी है सब, नहीं, वो एक्चुअल चीज़ों को परखता है विज्ञान। अगर बात करें व्यक्तिगत खोज, तो विज्ञान केवल व्यक्तिगत चीज़ों से संबंधित है ही नहीं, उसका अगर इफेक्ट पड़ेगा वो सभी पे पड़ेगा। विज्ञान मूल मुक्त और निष्पक्ष है, वैल्यू फ्री है, तो वैल्यू है विज्ञान में, ऐसा नहीं है कि वैल्यू फ्री है, वो ये बात भी कट जाती है। तो इसका जो सही और अच्छा टर्म ऑप्शन बनता है वो है वैज्ञानिक सामाजिक प्रयास है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं आगे की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान परकशील है, कथन की सही व्याख्या करता है। क्या विज्ञान विकासशील है, विज्ञान पूर्व अनुमानिक है, विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है, विज्ञान रैखिक रूप से अग्रसित होता है। तो जो विज्ञान है ये आपको इसका आंसर देखते ही मिल गया होगा कि रैखिक रूप से विज्ञान नहीं बढ़ता,
कई सारे अप्स एंड डाउन आते हैं। सामाजिक विज्ञान एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल सोशल एक्टिविटी। विज्ञान पूर्वानुमानिक है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं विज्ञान में। तो प्रिडिक्ट किसी चीज़ को नहीं किया जा सकता। हाँ, आप एक गुंजाइश अनुमान की लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। विकासशील है विज्ञान, डेवलपिंग है, कंटिन्यू डेवलप चीज़ें होती चली जा रही हैं समय के साथ साथ, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। तो ये बात इसकी सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ बैठती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से विज्ञान की जो पाठचर्या की वैधता का कौन सा मानक विद्यार्थियों को वे विधियाँ प्रक्रिया अर्जित करने में संलग्न करता है जिसमें विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है। तो आपको बताना है क्या वो संज्ञानात्मक है, क्या वो प्रोसेस है, कंटेंट है, हिस्टोरिकल है। तो यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है वैधता के बारे में। कौन सी वैधता है? जो मानक विद्यार्थियों को वे विधियाँ या प्रक्रिया अर्जित करने में संलग्न करती है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो मेन की पॉइंट है वो प्रक्रिया अर्जित करना, मतलब प्रोसेस स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रक्रम या प्रक्रिया वैलिडिटी से डिपेंड करता है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर कि अभी यहाँ बहुत सारी बात करी गई हुई है कि हमने बात करी थी कि हम विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य के बारे में बात कर ली, विज्ञान की प्रकृति के बारे में बात कर ली, विज्ञान की वैधता के बारे में बात कर चुके हैं, विज्ञान और साइंस का क्या आपसी संबंध है वो समझ चुके हैं। तो इसमें एक वर्ड बराबर आया है, वो है प्रक्रिया कौशल का विकास करना। कि आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन से कौशल डेवलप हो सकते हैं। तो वो कौशल आखिर कौन कौन से हैं? तो ये आपके वो कौशल हैं। सबसे पहले हम विज्ञान पढ़ाते हैं तो बच्चे में ऑब्जर्वेशन डेवलप करना चाहते हैं, बच्चा चीज़ को देख के ऑब्जर्व करने की स्किल उसमें डेवलप हो, हाइपोथेटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो, उसमें वैल्यूज़ डेवलप हो, कॉन्सर्न फॉर एनवायरनमेंट डेवलप हो, कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करने की उसमें क्षमता विकसित हो, क्वेश्चनिंग में हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चीज़ विकसित हो जाए, हर चीज़ की खोजबीन एक्सपेरिमेंटल इसमें स्किल विकसित हो, एक्सप्लेनेशन मतलब चीज़ों को समझकर डाटा कलेक्ट करके उस चीज़ को समझा पाए, ये भी विकसित होना जरूरी है बच्चे में। एक्सप्रेशन सबके सामने कैसे प्रदर्शित करता है, ठीक, उसका एनालिसिस विश्लेषण का गुण। तो ये कुछ आपकी प्रक्रिया कौशल हैं जो बच्चे में हम साइंस के माध्यम से डेवलप करना चाहते हैं। इन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर कि आपको बताना है जो करिकुलम है वो आखिर क्या है, ठीक है। तो 1975 से पहले लगभग 60 के दशक में अगर देखा जाए तो एक अनुशासित तौर पे इसको देखा जाता था कि नहीं ये चीज़ें आपको यही पढ़नी है, इनसे बाहर आप पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। एक रिजिड करिकुलम था कि मतलब अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बायो से उसका कनेक्टिविटी नहीं है, बायो पढ़ रहे हैं तो उसका केमिस्ट्री या फिजिक्स से कनेक्टिविटी नहीं है, ये इसको कहेंगे हम अनुशासित तौर पे पढ़ाया जाता था। बट आगे चल के देखा गया कि आपको फिजिक्स में बायो का भी पार्ट थोड़ा पढ़ा देंगे। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं अगर आप देखेंगे बच्चों को तो उसमें कहीं सेपरेशन नहीं है कि ये बायो का पोर्सन, ये फिजिक्स का पोर्सन, ये केमिस्ट्री का पोर्सन, नहीं, हर चीज़ को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। तो ये करिकुलम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ? ये आपका कहीं ना कहीं कोठारी कमीशन के आने के बाद हुआ है ना। अगर बात करें 1977 में जो ईश्वर भाई पटेल कमेटी आई थी उसने दो रूपों में साइंस को पढ़ाने की बात करी गई थी। एक तो जनरल साइंस, एक आपका कंपोजिट साइंस। अब इसका क्या मतलब है? जनरल साइंस मतलब जो सभी के आम जीवन में आती है, बट कंपोजिट साइंस उन्हें पढ़ाई जाएगी स्पेशली अपना करियर साइंस फील्ड में बनाना चाहते हैं। लेकिन आगे चलकर इसको भी नकार दिया गया और साइंस को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाने लगा, है ना। ये बात आपको थोड़ा फैक्चुअल बेस है, आपको पता करनी ज़रूरी है। तो विज्ञान को अगर बात करें एकीकृत पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर वाटर पढ़ा रहे हैं तो उसको हर चीज़ से जोड़ के आपको पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है उसमें ज्योग्राफी का आप टच ही नहीं करेंगे, ये रिजिडनेस को दिखाता है आपकी। तो नहीं, उसको आप ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें केमिस्ट्री का पार्ट भी होगा, है ना, उसमें सारे पार्ट कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी होगी। तो ये आपका कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड करिकुलम को दिखाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात करें थीम्स के बारे में तो अभी तक आपने थीम्स जो पढ़ी हैं वो केवल आपने ईवीएस में थीम्स पढ़ी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस में भी थीम्स होती हैं? अब वो आखिर थीम्स हैं कौन कौन सी वो देखनी पड़ेगी। तो जो साइंस की थीम है वो आपकी अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच पर आधारित हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो इसमें जो थीम है वो आपकी फूड हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, बर्ड बी लिविंग हो गया, थिंग्स दैट मूव एंड आइडियाज़ विच आर मूव्ड हो गया, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, नेचुरल फिनोमेनास हो गया। ये आपकी कुछ थीम्स हैं साइंस की। अब मैंने भी बताया था कि इंटीग्रेटेड या टॉपिकल करिकुलम का मतलब क्या है। तो कक्षा 6 में अगर आपने बैलेंस डाइट पढ़ा है तो आगे आप बैलेंस डाइट के बारे में जिक्र नहीं करेंगे। ये नहीं है उसका एडवांस वर्जन आप अगली क्लास में पढ़ाएंगे, नहीं। बैलेंस डाइट अगर आपने कक्षा 6 में पढ़ा है तो आप पढ़ा देंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट कक्षा में आप पढ़ाएंगे तो उसमें डाइट की जगह आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ा देंगे। तो ये आपका कहीं ना कहीं टॉपिकल को दिखाता है। और हो सकता है आपको अगर ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में पढ़ाना है तो आपको ये भी बताना होगा कि आखिर उसका सामाजिक रूप से या हिस्टोरिकल रूप से,
ठीक है, या ज्योग्राफिकल रूप से क्या उसका लेना देना है, या इकोनॉमिक रूप से वो हमारे कैसे देश की उन्नति में मदद करती हैं। तो ऐसा नहीं है साइंस पढ़ा रहे हैं तो केवल आप साइंस को पढ़ाएंगे, तो ये आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच को दिखाता है। आई होप कि बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर कि बात करें कि अगर 5E का क्या कॉन्सेप्ट है आखिर साइंस में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जो 5E है, जो बच्चे में हम डेवलप करना चाहते हैं, जो बच्चे को पढ़ाते समय हम ये 5E का ध्यान रखते हैं, वो ये है कि इंगेज, बच्चों को इंगेज करना, एक्सप्लोर, उसको एक्सप्लोरेशन में लगाना, अलग चीज़ों को वो एक्सप्लोर करें, एक्सप्लेन करना, एलिब्रेट करना और एवेल्यूएट करना। मतलब आखिरी में क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो आई होप कि ये 5E का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इंगेज, बच्चे को सबसे पहले तो इंगेज करेंगे ना। अगर बच्चा एक्टिविटी में इंगेज ही नहीं है तो हम आगे उसको कुछ भी सिखा ही नहीं सकते, ठीक है। फिर एक्सप्लोर करने देंगे, उसे खुद के अनुभव लेने देंगे कि बच्चा खुद से एक्सपीरियंस से चीज़ें गैदर करे। वो मेन है क्योंकि वही उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन को एक नया आयाम देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि समझाइए, अगर बच्चा को कहीं कन्फ्यूजन है, कोई एक्सप्लोर चीज़ कर रहा है, उसे एक डाउट आ गया, एक क्यूरियोसिटी में कोई क्वेश्चन आ गया, तो अपन एक्सप्लेन करेंगे उसे। फिर वो बच्चे को एलेबोरेट करने के लिए देंगे कि अच्छा ठीक है मैंने बता दिया, तो अब ये बताओ ये कैसे होता है ना। उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, अच्छा बच्चे ने सीखा क्या, आखिर में बच्चे ने क्या लर्निंग आउटकम्स आए हैं, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। एक शिक्षक जो कक्षा 7 के विद्यार्थियों में निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है कि एक फ्रिज से बर्फ़ के 2 समान घनाव लिए जाते हैं, ठीक है। उनमें से एक को मतलब पूरा तोड़ दिया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। तो देखने पे ये पता चलता है जो हमने तोड़ा है ना बर्फ़ का घनाव, वो जल्दी पिघल जाता है, ठीक है। अब ये बताइए इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को आप बच्चे के अंदर विकसित कर रहे हैं। क्या हाइपोथेसिस है, कंट्रोलिंग वेरिएबल है, एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चा कहीं ना कहीं उन दोनों जो क्यूब हैं उनको फ्रिज में रख के क्या करेगा, देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो इसमें जो प्रक्रिया कौशल बच्चे के अंदर डेवलप हो रहा है वो आपका ऑब्जर्वेशन है। आई होप कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। और इससे एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे मेन है। ऐसा नहीं है इन क्वेश्चनों के बाद आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, नहीं, ये तो केवल आपका एक बेस क्लियर करने के लिए है कि आपको आखिर पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कक्षा 8 की एक शिक्षिका है ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन दिया। उसने क्या कहा कि शिक्षा एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जला दिया। उन्होंने फिर उस चम्मच का टुक्कन वाले गिलास के भीतर रखा, मतलब सल्फर को जलाया, फिर उसमें एक वो नहीं जार होता उसमें डाल दिया। यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली जो गैस बनेगी उससे गिलास के बाहर ना जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। क्या होता है यदि इस गिलास में नीचे नीले लिटमस और लाल लिटमस पत्र में डाले जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल करके टीचर ने दिखाया। तो उसने किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें करी, आपको बताना है। क्या वो नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है, ये सब करने से क्या शिक्षार्थी को ऐसी प्रक्रिया में व्यक्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टता हो। विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकार से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका तो सीधा आंसर आपको पहले ही अप्लाइड वे में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिकल बच्चों को करके दिखाते हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रक्रिया कौशल का भी मैंने जो आपको 10 तरीके बताए हैं उनको डेवलप करने के लिए चीज़ें कराते हैं। तो उनमें से एक ये तरीका है कि बच्चे ये क्रिया करने के बाद जानेंगे कि अच्छा एसिड की पहचान कैसे की जाती है और बेस की पहचान कैसे की जाती है ना। इससे ये चीज़ बच्चे के अंदर डेवलप होगी। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि एक जो एल्यूमिनियम की समतल पट्टी पर मोम की कुछ टुकड़े लगभग समान दूरी पर रखे जाते हैं, उस पर स्टैंड पर गर्म किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि ई और बी के विचार कैसे मिलते हैं। तो ये कहता है कि लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। जैसे हम नहीं कोई चीज़ अगर गैस पे गर्म करें तो वो धीमे धीमे वो पूरी उसका डंडी गर्म होने लगती है ना, वो ऊर्जा का स्थानांतरण आपको दिखाता है। तो उसमें यही बताया है जो लौ के बढ़ती क्रम में जो टुकड़े मोम के रखे गए हैं वो धीमे धीमे करके एक करके पिघल रहे हैं। ये क्या दिखाता है, एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरी ओर मतलब बाहरी सिरे की ओर स्थानांतरित करती है। तो ये बिल्कुल सही है। पहले हमने उसे एग्जाम्पल बताया कि अच्छा ये मोम के टुकड़े रखे हैं, देखो ये अगर मैं गर्म कर रहा हूँ तो धीमे धीमे चीज़ें एक क्रम बाई क्रम पे कर रही हैं। ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि जो ऊष्मा है वो आपकी स्थानांतरित हो रही है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर। तो आपका जो इसमें सही बैठेगा वो है ए इज़ ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले आपने ऑब्जर्व किया, ए वाला है वो ऑब्जर्व है ना कि पहले गर्म हो रहे हैं तो देखो मोम के जो रखी हमने मोम वो धीमे धीमे करके पिघल रही है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि जो ऊष्मा है वो स्थानांतरित होती है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की। तो ए इज़ ऑब्जर्वेशन मतलब ए जो है प्रेक्षण है और बी क्या है इसका निष्कर्ष है।
आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी पूरी साइंस पेडागोगी से रिलेटेड वीडियो, और जितना हो सका आई थिंक इससे बाहर आपकी पैडा नहीं जाएगी। इसके साथ बस आपको करना ही है कि इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं वो आपका एक बेस बनाने के लिए ज़रूरी थे। अब ऐसा नहीं है इनके अलावा आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी। आप PY की उठाइए, आप उनसे प्रैक्टिस करिए, और आपको क्लियरिटी निश्चित होगी कि आखिर आपने जो वीडियो में पढ़ा है वो इनफ है ना, आपके CTET एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ अगर आप CTET के बाद अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जैसे आपका DSSS चंडीगढ़ या अदर एग्ज़ाम हो गए, तो उसमें जो टॉपिक आएंगे उसकी प्रैक्टिस वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। जैसे DSSS PPRT हो गया, आपका चंडीगढ़ के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, है ना, अदर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसके माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को और कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पैडा कुछ नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस पर हम डेली कुछ कराते हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है। आई होप कि नीचे लिंक के माध्यम से आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्लास उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और हमारा प्रयास भी आपको सराहनीय लग रहा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको और किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।